हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और होप सो कि आप लोगों की प्रिपरेशन बड़ी ही अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा है वर्किंग कैपिटल, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है बेटा। आज फिनिश हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। छोटा सा चैप्टर, मतलब छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है जो हमने लेफ्ट किया था कि हम उसको बाद में करने वाले हैं। तो आते हैं, हमारा कौन सा पोर्शन क्या छूटा हुआ है। सर हमारा छूटा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर है बेटा हमारे नोट्स का, पेज नंबर है 20। इट्स 20। और वर्किंग कैपिटल लिवरेज। सर देखो, वर्किंग कैपिटल लिवरेज से पहले हमने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज याद आ रहा है? फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। यस सर, याद आ रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज सर याद आ रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशनशिप दिखाता था। सर जो भी हमारा फाइनेंशियल लिवरेज आता था ड्यू टू द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। और सर जो फाइनेंशियल क्या कंबाइंड लिवरेज आता था, उसको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज आ जाता था। याद आ रहा है? यस सर। मतलब किसी चीज को चेंज करते थे तो उसका क्या इंपैक्ट होता था। यहां पर क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब होता है कि भाई अगर आप अपनी करंट एसेट्स में कोई चेंज करते हो, अप डाउन करते हो, तो उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी पर। समझ आए? ठीक है जी सर। मतलब हाँ, अगर हम ट्राई करते हैं कि हम चेंज करेंगे किसको, करंट एसेट्स को, तो करंट एसेट्स को जो आपने चेंज किया ना, उसका क्या इंपैक्ट आया है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, वो बताता है बेटा वर्किंग कैपिटल लिवरेज। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या नई बात है। सर लिवरेज का तो हमें पता ही था सर, ठीक है। तो देखते हैं, कहते हैं वर्किंग कैपिटल लिवरेज मींस द इम्पैक्ट ऑफ द लेवल ऑफ सीए ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्या इंपैक्ट क्या हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पर सीए का चेंज करने के कारण? सर इट रिफ्लेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखी है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? मैंने कहा बिजनेस के अंदर आपने इक्विटी लगा रखा है, प्रेफरेंस लगा रखा है, लॉन्ग टर्म डेट लगा रखा है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। टू द चेंज इन द लेवल ऑफ द सी, अगर आप चेंज इन द लेवल ऑफ सी को कम ज्यादा करते हो, तो क्या नाम आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या इंपैक्ट होता है? मतलब प्रॉफिट आपका गिरता है, बढ़ता है, कितना बढ़ता है, कैसे गिरता है, ये सारी सारी बातें बोलता है। बेटा इट रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब यहां से आपको पता चलता है कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसी है। मतलब आप थोड़ा सा अगर वर्किंग कैपिटल को बढ़ा रहे हो, आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो मतलब क्या हो रहा है। या फिर आप थोड़ी सी क्या नाम है करंट एसेट को गिरा देते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है जिस। तो ये हमें बड़ा ही ध्यान से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर भी होता है। कहता है वे टू इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल पोजीशन। कहता है कि वर्किंग कैपिटल पोजीशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो दोस्त, ठीक है। कैसे इंप्रूव कर सकते हो? देखो भाई साहब क्या कहता है, कहता है वर्किंग कैपिटल इज अ हाईली इफेक्टिव बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है एक आपका एक तरह से एक टेक्निक है बेटा, एक टेक्निक है ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशनल एंड द फाइनेंशियल एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस। वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैन बी इंप्रूव बाय द वे ऑफ कीपिंग। कहता है सुनो भाई साहब सुनो, वर्किंग कैपिटल एक इफेक्टिव बैरोमीटर है, मतलब एक बड़ी अच्छी मतलब टेक्निक है, एक डिवाइस है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंपनी की जो भी कंपनी को बड़े ही सुचारू रूप से अच्छी तरह से चला सकते हो, और कंपनी को भाई साहब वर्किंग कैपिटल अगर आपकी ढंग की नहीं हो तो डुबा भी सकते हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। कहता है वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैन बी इंप्रूव बाय कीपिंग। कहता है आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो? बाय कीपिंग द माइंड। कहता है वर्किंग कैपिटल की पोजीशन को आप बड़े ही अच्छी तरह से चला सकते हो, इसको कीप कर सकते हो। आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। नंबर वन, कहता है गेट एजुकेटेड। कहता है भाई साहब एजुकेशन, आप पढ़े लिखे, आपके अंदर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कहता है नॉलेज का मतलब क्या हुआ? देखो भाई कहता है अ प्रोपरली कन्विंस्ड एंड एग्जीक्यूटेड improvement program certainly focus on the working capital management and this kind of the plans नीड्स एजुकेशन। कहता है भाई साहब सुनो, सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल के लिए प्लान बनाने पड़ेंगे कि भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब कहता है अक्सर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो भी मेरे को पैसा चाहिए, तो कहता है सबसे पहले उसका आप प्लान करो ना, आपको पैसा कितना चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, सबसे प्लान करो। कहता है भाई साहब प्लान करना है तो ऐसा तो है नहीं आपको आपको वैसे ही वर्किंग कैपिटल के बारे में पता चल जाएगा। कहता है उसके बारे में आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर प्रॉपर एजुकेटेड हो, तभी आप प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इजीली आप वर्किंग कैपिटल को अवेल कर सकते हो और बिजनेस को कन्वीनियंटली चला सकते हो। ओके सर। आगे कहता है इंस्टीट्यूट डिस्प्यूट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कहता है देखो दोस्त, आप ट्राई करो कि आप डिस्प्यूट ना करो। सर डिस्प्यूट किसके साथ ना करें? कहता है भाई सिंपल शब्दों में, ना तो सप्लायर के साथ करना चाहिए, ना ही डेटर के साथ करना चाहिए। स्पेशली फोकस कहता है कि आप डेटर के साथ किसी भी तरह का आप डेटर के साथ क्या ना करो, सर डिस्प्यूट मत करो। और अगर बाय मिस्टेक डिस्प्यूट हो जाता है तो आपके पास एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए कि इजीली आप उसके साथ रिजोल्व कर सको। अदरवाइज आपने डेटर के साथ भाई साहब डिस्प्यूट कर दिया तो सिंपल शब्दों में पेमेंट रुक जाएगा,
यस सर, सेल रुक जाएगा, डेटर उस डेटर के साथ, पर्टिकुलर डेटर के साथ सेल रुक जाएगा, और फिर हमारा अच्छा डेटर हुआ तो भाई साहब दिक्कत वाली बात हो सकती है। वही बात कहता है इट मींस कंपनी शुड मेक द रूल्स टू रिड्यूस द डिस्प्यूट विद द डेटर्स रिलेटेड टू द पेमेंट। कहता है भाई साहब आपका डिस्प्यूट वगैरह है तो आप पहले बात तो करो ही मत, और गलती से हो जाता तो उसको रिड्यूस करो। सिंस डिस्प्यूट्स नीड्स अ टाइम ऑफ द मैन फोर्स ऑफ द कंपनी। सेकंड कहता है मैन फोर्स ऑफ द कंपनीज that wastage of the time and reduce the sales and the services over period to the customer etc। कहता है भाई साहब दिक्कत हो जाती है, क्या कहता है दिक्कत हो जाती है। कहता है डेटर के साथ झगड़ा मत करो, और गलती से झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए सर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लान वगैरह होना चाहिए, आपके पास अच्छी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज पैसा अटक जाएगा। जी सर, एक सेकंड बेटा। हेलो, जी सर, क्या चेक कर रहे थे बेटा? माइक चेक कर रहा था, ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं। कहता है फैसिलिटेट कोलोबोरेटिव कस्टमर मैनेजमेंट। कहता है भाई साहब सुनो, आपको कस्टमर के साथ कोलोबोरेशन बना के चलना पड़ेगा। सर कैसे? आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। सर क्यों? मैंने कहा देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप उसी गुड्स को आप मैन्युफैक्चर कीजिए जो कस्टमर चाहता है। सर हमने अगर उसकी चाहत के अकॉर्डिंग गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया है, गुड्स को परचेज नहीं किया, तो क्या हो जाएगी बेटा? दिक्कत आ जाएगी, आपकी चाहत खराब हो जाएगी, बिजनेस धंधा चौपट हो जाएगा। सर ऐसा कैसे? पहली बात तो भाई साहब जो चाहता है आप नहीं लाओगे तो आपके पास जो अनचाहत का माल है, ऐसा मतलब सिंपल जो जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, अगर आप उसको नहीं प्रोड्यूस करोगे, उसको नहीं लेके आओगे, दिक्कत ये आएगी बेटा कि भाई कस्टमर आप आपने सिंपल से दो, कस्टमर चाहता है कोई भी मान लो 13 प्रो 13 प्रो, ठीक है, हाँ सर 13 प्रो, और आपके पास है 13 कोई भी, ठीक है, 13 प्रो, उसको कहता है भाई साहब हमें तो चाहिए 13 प्रो मैक्स का मोबाइल चाहिए, वो कहता है आपके पास सिर्फ 13 है। कहता सुनो भाई साहब आप 13 प्रो को लेने वाले हैं, 13 को कोई लेने वाला नहीं है, आप इसको क्या करोगे? कहता है स्टोर करोगे। स्टोर करोगे या नहीं करोगे? पहली बात तो बिना बात का पैसा आपका स्टॉक के अंदर उलझा रहेगा। जी सर। दूसरा, स्टोरेज कॉस्ट आएगी। हाँ सर। तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। हाँ सर। सर ये तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब माल में भी पैसा लग गया, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है कि ब्याज गया हमारा। दूसरा सर, स्टोरेज कॉस्ट आ रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है। तो मैंने कहा ना कि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सब कुछ कीजिए, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ओके सर, तो इससे आप अपने वर्किंग कैपिटल की पोजीशन को बचा सकते हो, ठीक है। यस सर। कहता है कंपनी शुड फोकस ऑन द कस्टमर्स नीड्स एंड द डिमांड्स एंड प्लान देयर इन्वेंट्री अकॉर्डिंगली। कहता भाई साहब जो उनको चाहिए वही लेके आओ, जो उनको नहीं चाहिए वो ले आए तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। कहता इट विल सेव द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ होल्डिंग। कहता स्टॉक ऑफ होल्डिंग भी बचाता है। दूसरा, अननेसेसरी पैसा वेस्ट रहता है, उसके अंदर ब्लॉक रहता है हमारा, तो वो भी बचता है। जी सर। कहता है एडुकेट पर्सनल कस्टमर एंड सप्लायर। कहता भाई साहब सबका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, सभी को एडुकेटेड होना जरूरी है। इससे क्या होगा सर? देखिए इससे ये होगा कि अगर हमारा सप्लायर अच्छा एडुकेटेड है, उसको अच्छी प्रॉपर नॉलेज है, तो हम उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। हम अपने डेटर के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, सब कुछ प्लान कर सकते हैं, मतलब हम अच्छी तरह से बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। कहता है एवरीवन शुड बी एडुकेटेड सो दैट दे कैन मेक अ बेटर नेगोशिएशन। कहता है बेटर प्राइस पे आकर वो डील कर सके, इसलिए सबका पढ़ा लिखा, सबका एडुकेटेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे कहता है एग्री टू फॉर्मल टर्म्स विद द सप्लायर एंड द कस्टमर। कहता है कि भाई साहब आपको फॉर्मल टर्म के साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आए अचानक से और बोला कि चल भाई सप्लायर डीलिंग करते हैं, चल भाई क्या नाम है डेटर डीलिंग करते हैं। कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला भाई कैसा होना चाहिए? बोला देखो ऐसा होना चाहिए। कहता है ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लाइक कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सप्लायर के साथ कि मैं आपको आने वाले 1 साल तक मैं आपको कोई भी रॉ मटेरियल है वो 100 रुपीज पर पीस देने वाला हूं, या इस तरह से, या फिर आपका कोई डेटर के साथ हुआ है कि भाई मैं आपको जो भी क्रेडिट पीरियड देने वाला हूं वो 3 महीने का देने वाला हूं, 3 महीने में नहीं दिए तो मैं 10% आपके पास इंटरेस्ट लगाने वाला हूं। तो बोलता है ये वर्बल मत रखना, कहता है इसका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करना, ताकि बाद में इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो और आपका सप्लायर के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, ना
ही आपका किसी के साथ अपने डेटर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो। ओके सर, तो पढ़ते हैं, कहता है कि क्या नाम है, एग्री टू द क्या नाम है, फॉर्मल टर्म्स विद द सप्लायर एंड कस्टमर्स एंड डॉक्यूमेंट केयरफुली। कहता है उनको डॉक्यूमेंट कर लीजिए। टर्म्स मस्ट बी केप्ट अप टू द डेट एंड द कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो भी आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन फाइनल हुआ है अपने सप्लायर के साथ या फिर अपने डेटर के साथ हुआ है, वो अपने एम्प्लॉइज को भी कम्युनिकेट कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। मतलब इन सिंपल प्रॉपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि हमारी क्या टर्म एंड कंडीशन पे सारी सारी चीजें हो रही हैं। जी सर। उसके बाद कहता है क्या कहता है सर, ये कहता है भाई साहब सुनो, कहता है डू नॉट फॉरगेट टू कलेक्ट योर कैश। ओ भाई गॉड, कहता है भाई साहब सुनो, वर्किंग कैपिटल पोजीशन को आपको बनाए रखना है तो अपना भाई साहब सुनना देखना, डेटर से जो पैसा लेना है ना उसको भूल मत जाना, भूल ना जाना रे, भूल ना जाना सर, ये तो हम भूलेंगे भी नहीं। और ठीक है, हम करेंगे और कलेक्ट करेंगे वो अच्छे मैनर से करेंगे। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैश कलेक्शन सिस्टम फ्रॉम द डेटर शुड बी साउंड, मतलब अच्छी तरह से कलेक्शन सिस्टम साउंड होना चाहिए। कहीं आपको जो डेटर के पास जाओ और बंदूक लेके जाओ डेटर के, भाई साहब कन्नपट्टी में रखो हुआ डेटर पैसे देवे, भाई साहब आराम से प्यार से मांगो, उसके बाद उसको फोन करो, उसको रिमाइंडर भेजो, उसको ईमेल वगैरह करो, नहीं देता तो आराम से जाके लेके आओ। ठीक है जी सर। आई कह रहा है स्टीयर क्लियर ऑफ आर्बिट्रेशन टॉप एंड डाउन टारगेट। कहता है आर्बिट्रेशन का स्टीयर क्लियर, बी अवेयर, मतलब आप उससे दूर रहिए, बी अवॉइड, अवॉइड कीजिए इन चीजों को। आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेरी टॉप डाउन टारगेट, मतलब ऐसी टारगेट मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एमी, एमी लाइक सिंपल शब्द में देखो ध्यान सुनो। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ, मैं सुबह उठा, मैंने सुबह उठते ही मैंने कहा कि क्या नाम है, और रामलाल से 1 लाख रुपए लेके आ। हेलो रामलाल मेरा डेटर था, मैंने कहा रामलाल से 1 लाख रुपए डेटर ला, हालांकि मैंने उसको 3 महीने का क्रेडिट रखा है, मैंने सुबह उठाऊंगा रामलाल लोगों से पैसे लेके आ। अब भाई साहब रामलाल के पास पैसा गया, लेने गया, मतलब मैं कंपनी का एम्प्लॉय था, मुझसे बाद में पूछा गया कि भाई आपके पास ये हैंडल तो हमने दे रखा है कि आप डेटर से पैसा कलेक्शन कर लेना, लेकिन आपने डेटर के पास अचानक से ऐसे रामलाल को पैसा लेने के लिए क्यों भेजा कि रामलाल से जाओ 1 लाख रुपए लेके आओ जो हमने सेल कर रखे उसको क्रेडिट में। मैंने कहा मुझे रात को सपना आया था कि रामलाल 3 महीने बाद पैसे मना करेगा, नहीं देगा। तो अब क्या कर भाई सब ऐसे मतलब किस बेस पे आपने ऐसा कुछ किया, मतलब भाई साहब मेरे को सपना आया था, भाई साहब सपना आना ये ना आना ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आपके पास जो भी कुछ हो अच्छे से हो, इसका मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एवी एवी। ठीक है जी सर, मतलब कोई प्रॉपर तरीके से ना करना, ऐसे मन किया हमने कर दिया। कहता है रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल फॉर ईच डिवीजन में डिमोटिवेट। कहता है भाई साहब सुनो, आप बिना बात में किसी भी डिवीजन की वर्किंग कैपिटल को मत गिरा दीजिए और ना ही बढ़ा दीजिए। गिराओगे तो दिक्कत आएगी, डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बढ़ा दोगे तो ये दिक्कत आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप ब्याज नहीं कमा पाओगे। जी सर। कहता है डिवीजन में डिमोटिवेट द एम्प्लॉइज इन अचीविंग द टारगेट। हाँ सर, नॉर्मल है कि अचीविंग टारगेट कहां से अचीव करेंगे, जब उनके पास डे टू डे एक्सपेंस ही नहीं होंगे तो बिजनेस को कैसे वो ऑपरेट कर पाएंगे। Instead, try to balance the top down with the bottom down with bottom up intelligence when setting the objective। कहता है जब भी ऑब्जेक्टिव को डिजाइन किया जाए तो प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए वर्किंग कैपिटल की, हाँ भाई इतनी वर्किंग कैपिटल तो होनी ही चाहिए। जी सर। आई कह रखा है स्टैब्लिश टारगेट दैट फोस्टर स्टैब्लिश टारगेट्स दैट फोस्टर डिजायर्ड बिहेवियर। फोस्टर का मतलब होता है बेटा मोटिवेट करना, प्रोत्साहन करना, मतलब उसको लेके जाना कि हाँ भाई आप इस हमारे ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कीजिए। कहता है कि कंपनी की पॉलिसी है ना इस तरह से होनी चाहिए। सर किस तरह से होनी चाहिए, देखो भाई साहब ये है डेट, ये बंदा है राम, ये राम, ये राम। मैंने कहा ये इसका काम क्या है कि डेटर से कलेक्शन करोगे, क्या करोगे, डेटर से कलेक्शन करोगे। कहता है नॉर्मल जो भी हमने डेटर को जो टाइम दिया ना 2 महीने का दिया कि हे डेटर 2 महीने के अंदर पैसा दे दियो, लेकिन हमारा राम बड़ा ही अच्छा आदमी है, ये बड़ा ही अच्छा है, हमारा बड़ा ही अच्छा एम्प्लॉय है। कहता है कि भाई ये अपने सूझबूझ से, ये अपनी नॉलेज से, ये अपने क्या नाम है स्किल से ऐसा कुछ कर रहा है कि आमतौर पर 60 डेज बोला था कि 60 डेज में पैसा दे देना, लेकिन भाई ये गलत, ये क्या करता है ये 30 to 45 डेज यहीं पे पैसा ले आता है। तो हमें राम की प्रशंसा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हाँ सर। राम को मोटिवेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस सर। क्या राम को कुछ इंसेंटिव वगैरह देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बोनस वगैरह, हाँ सर, वो इसी की बात करता है। कहते भाई साहब ऐसे एम्प्लॉइज को बढ़ाओ चढ़ाओ को, भाई कितना अच्छा काम कर रहा है, देख 60 दिन का तो हमने टाइम दिया, 60 से पहले तो पैसे लेके आ रहा है। ठीक है, ओके सर। क्या कहता है, कहता फॉर एग्जाम्पल, कहता है अ कंपनी हैज अ पॉलिसी
of rewarding the employees if they make the collection from the debtor within 60 days, but the credit period for the debtor was only 90 days। कहता है 90 डेज का पीरियड दे रखा है, लेकिन आप 60 डेज में अगर पेमेंट कलेक्ट कर दोगे तो हम आपको क्या देंगे, रिवार्ड देंगे, इंप्लॉइज को क्या देंगे, बोनस वगैरह दे देंगे। द 60 डेज टारगेट फोस्टर द डिजायर बिहेवियर। कहता है वैसे इस तरह से क्या होगा कि उनको मोटिवेट होंगे कि हाँ जल्द से जल्द पैसा कलेक्ट करें डेटर से। कहता है डू नॉट एज्यूम ऑल द आंसर Do not assume all the answers can be found externally। कहते हैं भाई सब सारे आंसर को आप बाहर से मत लेके आओ, इंटरनली भी आप कुछ ना कुछ ट्राई कर लो। सर मतलब क्या है कहने का, देखो कहता है बिफोर डिस्कसिंग एनी इशू, कहता है कोई भी अगर आपके पास इशू आता है उसको आप डिस्कस करने वाले हो, जिसे डिस्कस करने वाले हैं, टू समवन एल्स, किसी के साथ भी, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन प्रोसेस गैप। कहता है कि भाई साहब सुनो, अपना खुद का प्रोसेस गैप देखना, ठीक है, जिसे खुद का प्रोसेस गैप का मतलब कहता है भाई साहब पहले खुद ट्राई करना, मतलब इंटरनली ही ट्राई करना कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए, उसके बाद आप एक्सटर्नली जाना। जी सर। कहता है ट्रीट सप्लायर एज यू वुड लाइक टू कस्टमर टू ट्रीट यू। कहता है सुनो भाई साहब, इसका मतलब क्या कहता है, कहता है देख भाई सप्लायर के फोन आ रहे हैं, सप्लायर कह रहा भाई साहब पैसे दे दे, मैं कह रहा हूँ भाई साहब पैसे नहीं है, नहीं देता, ऐसी ऐसी बात है, और घर में कुछ दिक्कत आ गई थी और बिजनेस अभी थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल रहा है, ये है वो, मतलब मैं उसको हर बार कुछ ना कुछ बहाने दे रहा हूँ। तो कहता है सुन दे भाई, आपका डेटर जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हो, अगर वही रिस्पॉन्स आपका डेटर आपको करे तो आपको कैसा लगेगा, मतलब इन सिंपल मैनर। कहता है सप्लायर आपको सप्लाई कर रहा, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, पेमेंट वगैरह मांग रहे हैं। कहता है कि अगर कल को आपको सप्लायर बना दे और आपको उसको डेटर बना दे तो क्या आपका वही बिहेवियर होगा। तो मतलब सिंपल शब्दों में कह रखा है कि सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन करना, सप्लायर से अच्छे से रहना, सप्लायर को टाइम पर पेमेंट करना, ताकि सप्लायर भी कल इन फ्यूचर आपकी हेल्प करे। ओके सर। कहता है द सप्लायर कैन हेल्प यू इन योर इमरजेंसी। कहता है कि नीड्स एंड हेयर मेक द गुड रिलेशनशिप इन देम। कहते हैं भाई साहब अगर आप सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन रखते हो, टाइम पे पेमेंट करते हो, सब कुछ करते हो, तो कहता है सप्लायर आपकी इमरजेंसी में हेल्प करेगा। इन फ्यूचर मेरे पास अचानक से पैसा नहीं है और मेरे को ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत है या फिर ज्यादा क्रेडिट पीरियड की जरूरत है, तो सप्लायर देखेगा यार हर बार टाइम पे तो पेमेंट करता है, हर बार अच्छा बिहेवियर करता है, मुझे कई बार पहले पैसे चाहिए होते तो मुझे अर्ली पेमेंट भी कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा हमेशा साथ देता है, हम आज इसका साथ देंगे। ठीक है जी सर। ठीक है। तो सर वर्किंग कैपिटल बेस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अरे भाई साहब आपको लंबे समय के लिए क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, ठीक है, आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, डेफर हो रही है, ठीक है, मतलब करंट लायबिलिटी याद है, हाँ सर वर्किंग साइकिल याद है जी सर, तो मतलब पेमेंट को डेफर कर रहे हैं कि कोई बात नहीं हमें बाद में दे देना, या फिर ज्यादा आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए वो पेमेंट अभी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं बाद में दे देना। जी सर। कहता है कंट्रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल, कहता है डेवलप इफेक्टिव पॉलिसीज, कहता है इफेक्टिव पॉलिसीज बना दो भाई साहब अगर आपको क्या नाम कंट्रोल करना है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है जी सर। द कंट्रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मतलब अच्छी पॉलिसी बनाओ और अपने हर कंपोनेंट पे क्या करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। ठीक है जी सर। आई क्या कहता है, आई कहता है बैंकिंग नॉर्म्स, कि बैंक के क्या क्या नॉर्म्स हैं, एंड मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। भाई साहब सुनो, बात कुछ ऐसी है, इसने क्या बात कह रखी है, सुनो। कहता है सुनो भाई सुनो, आप बैंक के पास क्या लेने जाओगे? सब बैंक के पास जाएंगे वर्किंग कैपिटल लोन लेने, भाई साहब हमें लोन की जरूरत है, आप हमें लोन दे दो। बात समझ आई? जी सर। मैं कह रहा हूं बैंक आपको जो लोन देता है, वर्किंग कैपिटल लोन देता है, वर्किंग कैपिटल लोन आपको करंट एसेट्स के बेस पे देता है। हाँ सर करंट एसेट्स के बेस पे देता है कि हमारी करंट एसेट्स वगैरह कितनी है। मैंने कहा करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं दोस्त? कहता सिंपल शब्दों में सर हमारा स्टॉक आता है, मेनली हमारा डेटर वगैरह आते हैं, बस में ही नहीं। जी सर। मैंने कहा तो स्टॉक में क्या क्या चीजें आती हैं? तो स्टॉक में 3 चीजें आती हैं, हमारा रॉ मटेरियल कितना है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, और हमारा फिनिश गुड्स कितना है। बस में ही नहीं। तो कहता है कोई भी बैंक आपको लोन दे रहा होता है ना, तो ये देखता है कि आपका कितना पैसा रॉ मटेरियल में है, कितना पैसा आपका वर्क इन प्रोग्रेस में है, और कितना पैसा आपका फिनिश गुड्स में है। मतलब कल को अगर पेमेंट ना कर पाओ तो आपके गुड्स को बेच के बैंक रियलाइजेशन कर सके अपने लोन की। ठीक है ओके सर। उसके बाद क्या रखा है कि डेटर भाई, आपका डेटर में कितना पैसा उलझा रहता है, एवरेज कितना पैसा आप मतलब क्रेडिट में सेल करते हो, सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ना, अभी देखिएगा बैंक सिंपल शब्दों में, ये बैंक की एज ए सिक्योरिटी होती है बेटा, कल को आप पेमेंट ना करो तो यहां से पैसा रिलाइज कर ले, तो इनको ध्यान में रखकर पेमेंट करता है। सर क्या इन्हीं चीजों को ध्यान रखना? नहीं,
क्रेडिटर भी ध्यान में रखता है कि क्रेडिटर का कितना आउटस्टैंडिंग है, कब कब देना है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, कब कब देने हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आपको वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करता है। इनको प्लस कर देगा, इनको माइनस कर देगा, जो भी एवरेज अमाउंट है, मैंने कहा लेट अस सपोज इन सबको प्लस करने के बाद हमारा आया 1 करोड़ और यहां से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर क्रेडिटर 20 लाख, तो मैंने कहा भाई साहब मैक्स टू मैक्स आपको 80 लाख देगा। हालांकि 80 लाख भी नहीं देता, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दे देगा। आप गोल्ड लेके गए, आपके पास एक गोल्ड चेन थी 10 लाख रुपए की, तो क्या बैंक के पास जब आप गोल्ड लोन लेते हो तो 10 लाख का लोन मिल जाता है? नहीं सर, 10 लाख की चेन होती है, जब जाके कहीं 5-6 लाख का लोन मिलता है सर। ठीक है, तो वो कुछ मार्जिन रखते हैं अपने पास, बात समझाइए नहीं, कुछ मार्जिन रखते हैं अपने पास, तो मैक्सिमम इतना मार्जिन वगैरह। मैंने कहा भाई साहब मार्जिन मान लो उन्होंने रखा 20 लाख का मार्जिन रखा खुद उन्होंने, कहता नहीं भाई जितने के हैं उतने आप तो देंगे, उससे कम देंगे, तो आपको 60 लाख आपको जो लोन देंगे ना उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर इतना लोन आपको सैंक्शन किया जाता है। सिंपल शब्दों में वही सारी सारी चीजें कह रखी है, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे, एक सेकेंड, आज ये क्या हो रहा है, सर वैसे हुआ क्या बता दो बेटा, अचानक से लाइट गिर गई, बट अब नहीं गिरेगी जी। आ जाओ सर। मैंने कहा देखो दोस्त, अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, देखते हैं। कहता है बैंक नॉर्मली प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू मेंटेन एन एडिक्वेट लेवल ऑफ द करंट एसेट्स, कहता है वो पैसे वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा। आगे कहता है द असेसमेंट ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी ब्लॉक्ड इन ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज डिस्कस, कहता है वैसा हमारा फंड कहाँ कहाँ ब्लॉक रहता है। नंबर 1 कहता इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, बैंक वाले इनको ध्यान में रख के ही आपको लोन देने वाले हैं। कहता नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 द फिनिश गुड्स, और उसके बाद डेटर आएंगे से क्रेडिटर आएंगे और हमारे खर्चे आएंगे। चलो कहता है, क्या कहता है सर देखते हैं क्या कहता है। देखो दोस्त, कहता है रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन, कहता है रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। टू एसेस द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, कहता है कि क्लाइंट को कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, लाइक कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। द फंड ब्लॉक्ड अप इन द प्रोक्यूरमेंट, जितना आपने परचेज किया है कि आपका प्रोक्यूरमेंट में परचेज किया, जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया उसमें कितना फंड ब्लॉक है। एंड द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल नीड टू बी कंसीडर, कहता है भाई साहब सिंपल शब्दों में कितना आपका ब्लॉक है रॉ मटेरियल में उसको कंसीडर किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा वर्किंग कैपिटल। It can be assessed by identifying the amount of the monthly consumption of the raw material, कहता है कि आपको जनरली क्या करता है कि आप कितना एक महीने में कंज्यूम कर देते हो उसके हिसाब से आपको आमतौर पर क्या मिलता है, लोन मिलता है। ओके सर, और किस चीज को ध्यान में रखा जाता है जब लोन मिलता है आपको बैंक की तरफ से, कहता है कि द असेसमेंट ऑफ द फंड्स ब्लॉक्ड इन द वर्क इन प्रोग्रेस इज मेड बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट the raw material consumption during the processing period and the expenses incurred during such period, कहता है सुनो रॉ मटेरियल में वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएगी, कहता है वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपका कुछ रॉ मटेरियल लगा हुआ है उसके अंदर, सिंपल शब्द में बता समझ है, ये था रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है ना तो वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, वो यहां तक है, तो कहता है ये है वर्क इन प्रोग्रेस। कहता है यहां तक आपका कितना तो रॉ मटेरियल लगा है और कितने एक्सपेंसेस लगे हैं, इनको ध्यान में रखा जाएगा, तब जाके आपको लोन दिया जाएगा। ओके सर, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द पीरियड ऑफ द प्रोसेसिंग, वही बात करता है कि यहां तक जितना आपका खर्चा है उसको ध्यान में रखा जाएगा। फिनिश गुड्स का मतलब होता है सर हमारा कितना फिनिश गुड तैयार हो गया और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसको ध्यान में रखा जाएगा। कहते हैं द फंड्स ब्लॉक इन द फिनिश गुड्स स्टॉक आर असेस्ड बाय एस्टिमेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कहता है मैन्युफैक्चरिंग मान लो सिंपल कहता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई आपकी 1000 रुपया और आपके पास यूनिट कितनी है 10,000, 10,000 तो कितना हो जाएगा सर आपका, सर ये हो जाएगा आपका लगभग सर कितना हो जाएगा सर 3 और 3 6 सर ये 1 करोड़, कितना हो जाएगा सर 1 करोड़, तो यहाँ से कितना वैल्यूएशन हुई सर 1 करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ का कितना मिलेगा सर 1 करोड़ का कुछ परसेंट वो मार्जिन रख के हमें लोन दे देंगे। ओके सर, आगे चलते हैं। कहता है सुनो भाई लोन देने के लिए हमने 3 चीजों को तो कंसीडर कर लिया है, रॉ मटेरियल को कंसीडर कर लिया है हमने और फिनिश गुड्स को कंसीडर कर लिया हमने और वर्क इन प्रोग्रेस को कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है, क्योंकि एसेट हमें क्या मिलने करंट एसेट पर लोन मिलने वाला है। कहता है हम सन्डी डेटर को भी देखने वाले हैं कि सन्डी डेटर कितने रहते हैं आपके ऑन एन एवरेज। कहता है इन्वेस्टमेंट इन द डेटर रिमेन ब्लॉक फ्रॉम द टाइम ऑफ द सेल टिल द टाइम ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, कहता है भाई साहब जो आपने सेल किया और उससे पैसा आया तब तक आपका पैसा उलझा रहता है डेटर के अंदर, ठीक है, वो क्रेडिट पीरियड होता है। ओके सर, कहता है द असेसमेंट ऑफ द फंड ब्लॉक शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट विच
बैंक एक्सटेंड वर्किंग कैपिटल, कहता है भाई साहब सुनो, जितना आपका उसमें पैसा ब्लॉक रहता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा जब बैंक आपको क्या देगा, वर्किंग कैपिटल लोन देगा। ओके सर। कहता है एक्सपेंसेस, कहता है एक्सपेंसेस का मतलब कहता है एक्सपेंसेस 1 मंथ टोटल एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर कंसीडर फॉर द असेसमेंट। कहता है कि भाई देखो आपको लोन मिलेगा तो लोन में हम एसेट्स को देखेंगे कि कितना आपको लोन देना वर्किंग कैपिटल, तो हम सारी एसेट्स में से माइनस कर देंगे आपके एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे आपकी क्या क्रेडिटर वगैरह। तो वो बात कर रखा है कि एवरेज हम 1 महीने का ही एक्सपेंसेस को लेते हैं, ऐसी चीज 1 महीने की सैलरी तो इनको भी 1 महीने का ही लेंगे। कहता है ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है बेटा, एक ट्रेड क्रेडिट 2 प्रकार का होता है। ट्रेड क्रेडिट मतलब आप ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार में सेल कर रहे हो या उधार में बाय की बात कर रहे हो, परचेज की बात कर रहे हो। कहता है ये कहता है ट्रेड क्रेडिट रिसीव्ड, तो ट्रेड क्रेडिट रिसीव्ड हम रिसीव कब कर रहे हैं सर, जब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तभी तो हमें क्रेडिट मिला ना, उधार। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधार, तो ऊपर का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, फंड, फंड की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उधार मिल रहा है फ्रॉम ऑन परचेज, इट रिड्यूसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ आपको बताया तो था मैंने कहा, अगर हमारे क्रेडिटर लंबे समय के लिए हमें पीरियड दे रहे हैं कि कोई बात नहीं दे देना, 2 महीने में 4 महीने में इतना, वैसा सिंपल शब्द वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत है क्योंकि मेरे को पैसा देना ही नहीं है, लेट देना है। ओके सर, ठीक है, अभी नहीं देना, लेट देना है। तो कहता है एंड द एडवांसेस, एडवांसेस की बात कर रहा है सर। एडवांसेस का मतलब क्या होता है, कहता है एडवांसेस रिसीव अलोंग विद द परचेज ऑर्डर आल्सो रिड्यूसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिंपल शब्दों में ये मेरा कस्टमर है, दैट इज डेटर है, ये हम है भाई साहब। मैंने कहा पिछला गारमेंट से, इसने कहा भाई साहब हमें 100 शर्ट दो, 100 शर्ट दो, ठीक है। 100 शर्ट के साथ इन्होंने कहा मैंने कहा 100 शर्ट भाई साहब आपको मिलेगी 5 लाख में, लेकिन इसने मेरे को क्या दिया, 1 लाख का एडवांस दे दिया। कहता भाई साहब एडवांस दे दिया है 1 लाख का, तो सिंपल आगे मेरे को परचेज करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, तो क्या मैं इसको यहाँ यूज नहीं कर सकता? हाँ सर यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा डेटर में पैसा ब्लॉक कम हुआ ना, जहां 5 लाख ब्लॉक होना था वहां 4 लाख ब्लॉक है क्योंकि एडवांस दे दिया उसने मेरे को। तो इसलिए कह रहा है कि भाई साहब एडवांस आपको 1 लाख मिल गया है, आपके पास कैश आ गया, तो कॉमन सेंस है अब आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 1 लाख नहीं देता तो 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 1 लाख दे दिए तो अब 4 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो इसने कहा कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो गई। हाँ सर हमें कम पैसे की रिक्वायरमेंट है, अब हमें 4 लाख की रिक्वायरमेंट है, पहले हमें 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी। जी सर, आगे चलते हैं। कहता है टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव, जो ऊपर सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए द वर्किंग कैपिटल फॉर अ यूनिट कैन बी असेस एज अंडर। कहता है भाई वर्किंग कैपिटल को इस तरह से असेस किया जाएगा। सिंपल शब्दों में कहता है कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट क्या है, बेसिक ऑफ द कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेट किया और अमाउंट के रखा है, हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है ये अमाउंट, ठीक है, एज्यूम कर रखा है। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। वो मैंने ऊपर लिया था 1 करोड़ 20 लाख, इस तरह से लिया था, वो सेम है। कहता रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हमारा कितना है, कहता 100 रुपया। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीजें आएंगी सर, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया और उसके ऊपर कितने खर्चे हो चुके हैं, उसमें मैंने लिया 100 रुपया, ठीक है। ये अज्यूम कर रखा है कि भाई हमने क्या नाम कितने कितने दिन का है, कितने दिन हमारे पास रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, 1 वीक के लिए रहता है, वो सारी चीजें लिख रखी है। कहता फिनिश गुड्स में आपको कितना पैसा है उलझा हुआ है, मैंने कहा 100 रुपया। डेटर में कितना पैसा उलझा हुआ है, मैंने कहा 100 रुपया, ठीक है। तो कितने हो गए, 100, 200, 300 और 400, 400 हो गए। यस सर, इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, एक्सपेंसेस को, क्रेडिटर को, और सर जो एडवांस आया हमारे पास इससे, सर कस्टमर से, दैट इज डेटर से। आगे चलते हैं। ये ना कहता है सर 1 मंथ एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस को तो प्लस कर रखा है, अरे भाई एक्सपेंसेस प्लस ही होंगे सर, एक्सपेंसेस प्लस ही होंगे। देखो भाई सिंपल शब्दों में 1 मंथ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्यों प्लस किया गया, देखो एक्सपेंसेस को इसलिए प्लस किया गया है क्योंकि एक्सपेंसेस भी तो आपने किए ना, आपने एक्सपेंसेस किए हैं। सिंपल शब्दों में आप किसी भी फिनिश गुड्स के ऊपर कोई खर्चा करते हो, मैंने कहा कोई खर्चा किया, आपका खर्च कोई ना खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो आपने वो खर्चा किया होगा, उससे आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती है नहीं बढ़ती, ऐसे कैसे बढ़ती है, मैंने कहा सिंपल शब्दों में आपका वर्क इन प्रोग्रेस क्या नाम आपका रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल के बाद आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा आया, आपने उसके ऊपर एक्सपेंस वगैरह किया, हाँ सर एक्सपेंस वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये सर स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। तो कहता है एक्सपेंसेस फॉर द 1 मंथ, उसको ऐड कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे सर, ट्रेड क्रेडिट पीरियड को माइनस कर देंगे, जो भी हमने अपने क्रेडिट पीरियड आपको मिला है उसको माइनस कर देंगे, और जो भी आपको एडवांस वगैरह मिला है उसको माइनस कर देंगे। तो कहता है आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी है। सर देखो सर हमें ना ये खर्चे वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ नहीं आया, दोबारा समझो। मैंने कहा देखो भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट रिक्वायर, अमाउंट रिक्वायर, कितना अमाउंट आपको रिक्वायर है, सिंपल समझो। जी सर, मैंने कहा ध्यान सुनो, अगर आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो क्या उसकी पेमेंट के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है सर, अभी तो नहीं है,
अभी तो नहीं, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अलाउ कर रहे, कहते कोई बात नहीं भाई साहब, हमें थोड़े से समय के बाद दे देना। तो इसने इसे लिए क्या रखा कि हम इसको भी इसमें कंसिडर नहीं कर रखा, क्यों? क्योंकि इसमें तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, जिस तो वही बात है, इसलिए माइनस कर रखा है। बाकी में कहता है भाई साहब क्या नाम है, ट्रेड क्रेडिट ऑन मंथ परचेज, कहता है एक मंथ का आपको क्रेडिट मिल रहा है, यहाँ पर आपको एडवांस वगैरह मिल रहा है, तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कितनी जरूरत है सर? हमें 300 है। तो चलो एक बार हम नीचे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड दिस कंप्लीट वर्किंग रिक्वायरमेंट। कहता है जो भी भाई ऊपर आपने निकाला है ना, बैंक ऐसा नहीं है को 300 का 300 दे देगा। यहाँ से बैंक क्या रखने वाला है सर? बैंक अपना मार्जिन रखने वाला है। क्या रखने वाला है? मार्जिन रखने वाला है, समझे? 1 करोड़ का मैंने कहा था ना, 1 लाख की अगर 10 लाख की अगर आपकी क्या नाम है, आप गोल्ड है और आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हो, 10 लाख नहीं देते, वो कम देता है। जी सर। कहता है कि लाइक आपका रॉ मेटेरियल है 100 रुपए का, तो मार्जिन रखेंगे कि भाई हमको 90 लोन दे सकते हैं मैक्सिमम रॉ मेटेरियल के ऊपर। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस अगर सबका 100 रुपए का है, हमने क्या नाम है एसेस किया, हमें रिवैल्यू किया, वैल्यू करने के बाद हमें पता चला कि 100 रुपए का है, तो हम उन्होंने कह रहा है कि लगभग हम 40% अपना मार्जिन रखने वाले। बेटा ये याद नहीं करना है, ये वैसे डाटा दे रखा है लगभग इतना। ठीक है जी सर। तो 60 रुपया हम उसमें आपको वर्क इन प्रोग्रेस में देंगे। फिनिश गुड्स मान लो 100 रुपए का उसने मार्जिन रखा, भाई साहब 25% मार्जिन रखने वाले, तो 75 रुपए आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद कहता है डेटर 100 रुपए की हम मार्जिन रखेंगे, 10 रुपया 90 रुपए हम यहाँ पे आपको दे देंगे। एक्सपेंसिव बोला हम कोई, हम सारा मार्जिन रखने वाले, यहाँ पे आपको कुछ देने वाले नहीं है। कहता है परमिशिबल लिमिट 315 है, आपको 315 लोन मिल सकता है। ठीक है, और हमें रिक्वायरमेंट है 500 की, यहाँ क्या रखा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर हमें 500 की। तो कहता है 185 का क्या करेंगे? कहता है 185 का आप कहीं और से अरेंज कर लीजिए। कहता है द कंट्रीब्यूशन टू बी क्या नाम बैलेंस कंट्रीब्यूशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर, बोरोवर हमें ये देगा। ठीक है जी सर। ठीक है, सिंपल शब्दों में हमें रिक्वायरमेंट कितना था सर? रिक्वायरमेंट था हमें 500, वो कितना दे रहे हैं? 315, तो भाई साहब 185 का कहीं और से अरेंज करेंगे। ठीक है, मतलब कौन कौन बोरो करेगा? मतलब बिस्ला गारमेंट्स को अगर 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो सर बैंक तो देने के लिए हमें एग्री 315, बाकी हम कहीं और से अरेंज करेंगे। ठीक है जी सर, आगे चले। जी सर आगे चलिए। आगे क्या कहता है? कहता है बिफोर सैंक्शनिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ 315 there would be ensure that there would be ensure that borrower is in a position to bring in a margin money of 185 by the way of excess current assets over the current liability based on the projected balance sheet। कहता है भाई साहब सुनो, ये वही बात कर रहा है। कहता है भाई साहब आपको 500 की रिक्वायरमेंट है, 315 भाई आपको दे रहे हैं, कहता है 185 आप अरेंज कर लेना। सिंपल सुनो, कहता है इतना आपके पास होना चाहिए ही चाहिए, बरोबर पिछला गवर्नमेंट आपके पास होना ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है हमने पढ़ लिया, जैसा पढ़ लिया हमने, तो हमने क्या देखा सर? देखो हम स्टॉक को ऐड करेंगे, जितना भी हमारा स्टॉक रहेगा, फिर उसमें डेटर को ऐड करेंगे। जी सर, जो भी सर हमने एक्सपेंसिव वगैरह किए उसको ऐड करेंगे, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव वगैरह थे उसको ऐड करेंगे। सर ऐड करने के बाद हम उसमें से माइनस कर देंगे जो भी क्रेडिट पेड ऑफ क्या नाम क्रेडिटर वगैरह का है। जी सर माइनस कर देंगे। मैंने कहा उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? एडवांसेस वगैरह जो भी हमें मिले हुए हैं उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास आता है, ये आता है वर्किंग कैपिटल की आपकी लिमिट आती है। मैंने ये पूरा पूरा अलाउ कर देते हैं? नहीं सर, ये पूरा पूरा अलाउ नहीं होता। अब इसमें से करता है, इसमें से कुछ मार्जिन को रिटेन करते हैं, और जो बच जाता है ऐसे कैलकुलेट करते हुए लास्ट में आएगा, तो ये मैक्सिमम लोन बताते हैं कि हम इतना मैक्सिमम लोन आपको दे सकते हैं। बात समझ आई नहीं? जी सर बात समझ आ गई। सर स्टॉक हमारी एसेट है, डेटर हमारी एसेट है, तो जो भी हमारे खर्चे हैं वो भी हमारी क्या नाम है सर, खर्चे वगैरह कर रहे हैं तो उससे भी हमारी एसेट्स की रेट होती है। ठीक है, क्रेडिटर वगैरह को पेमेंट करने होते हैं तो हमें कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सर एडवांसेस वगैरह मिल जाते हैं तो हमें कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा एक्सपेंसेस को क्यों लेस करना होता है सर? एक्सपेंसेस से हमें कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम आउटस्टैंडिंग ले सकते हैं तो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं, मतलब आप उधार पे अगर खर्चा कर सकते हो तो आमतौर पर आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो मेरे को आज ही मेरा खर्चा और आज ही पे करना है, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप महीने बाद पे कर सकते हो, 10 दिन बाद पे कर सकते हो, 20 दिन बाद पे कर सकते हो, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर रखा है। जी सर। जी सर आगे चलते हैं। मैंने कहा देखो भाई साहब, कहता है डिफरेंट कमेटी ऑफ द आरबीआई फॉर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कहता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आरबीआई की डिफरेंट कमेटी होती है। ठीक है सर, कौन कौन सी कमेटी होती है? कहता है द कमर्शियल बैंक आर द मेजर सोर्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। कहता है भाई साहब आपको जो भी फाइनेंस मिलता है, जो भी लोन मिलता है, वो आमतौर पर कौन देते हैं सर? कहता है कि कमर्शियल बैंक देते हैं। हाँ सर, कमर्शियल बैंक ही देते हैं एज अ कैश क्रेडिट इन द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस sorry in the past
कहता है इन द पास्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक एज रिवील्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द डिफरेंट स्टडी ग्रुप अपॉइंटेड बाय द आरबीआई वर एज फॉलो। कहता है भाई सब जो भी कमेटी काम वगैरह करती है ना, सिंपल शब्दों में आपको जो भी मतलब जो भी आपको लोन वगैरह दिया जाता है, तो कहता है डिफरेंट कमेटी है जो कुछ चीजों को कंसिडर करती है और आपको फिर लोन देती है। इनमें से कुछ का नाम ये दे रखा है, कहता है दहेजा स्टडी ग्रुप, ठीक है, टेंडन कमेटी, ठीक है, चोर कमेटी, ठीक है, मैराथे कमेटी, ठीक है, आगे कह रहा है चक्रबोर्टी कमेटी, ठीक है, आगे कह रहा है करण कमेटी। कहता है इन कमेटी के नाम है, इस तरह से कमेटी कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं, उसके बाद आपको क्या नाम है लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो इसमें से कुछ के बाद में हम पढ़ते हैं। कहता है सुनो भाई साहब, सबसे पहले कहता है दहेजा स्टडी ग्रुप, ये क्या कहता है भाई साहब, सिंपल शब्दों में कहता है ये कहता है कि भाई हम आपको जनरली हम आपको सिंपल शब्दों में कहता है कि हम आपके बिजनेस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम आपको लोन देने वाले हैं। क्या बिजनेस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए लोन देने वाले हैं, पढ़ते हैं। कहता है डीएसजी मतलब दहेजा स्टडी ग्रुप recommends the bank to finance the industry on the basis of the total study of the borrower's operation। कहता है ऑपरेशन को देखना, उसके बोरोवर का ऑपरेशन देखना, वो किस लेवल पे काम कर रखा है, rather than the security consider। कहता है आपको जो सिक्योरिटी दी जा रही है, लाइक वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको सिक्योरिटी मतलब आप करंट एसेट्स को, डेटर को, इनको मतलब सिंपल होता है करंट एसेट्स को आप गिरवी रखिए, आप उनको क्या नाम है उनको एज ए सिक्योरिटी कंसीडर करके आप उनको जो पैसा देने वाले बोलो उनको मत ध्यान दो, आप देखो कि वो किस लेवल पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए आप उसको लोन दीजिए। कहता है बैंक शुड कंसीडर द प्रेजेंट एंड द प्रोजेक्टेड टोटल फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है कि भाई साहब बैंक क्या कंसीडर करेगा कि भाई साहब पास्ट में क्या कर्मकांड कर रहे थे और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही वो लोन देने वाला है। एज शोन बाय द कैश फ्लो एनालिसिस एंड द प्रोजेक्शन सबमिटेड बाय द बोरोवर। कहता है कि आपके प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया है उसको देखेंगे, प्लस आपके जो भी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो उनको ध्यान में रखते हुए आपको लोन मिलने वाला है। जी सर, आगे चलते हैं। आगे कहता है टेंडन कमेटी, ये क्या कहती है भाई साहब सुनो, टेंडन कमेटी मेड्स अ सर्टेन रिकमेंडेशन ऑन द नॉर्म्स फॉर द इन्वेंटरी एंड द रिसीवेबल फॉर 15 मेजर इंडस्ट्रीज, न्यू अप्रोचेस टू द बैंक, लेंडिंग स्टाइल ऑफ द लेंडिंग स्टाइल ऑफ लेंडिंग क्रेडिट। कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फॉलो अप, सुपरवाइजन एंड द कंट्रोल नॉर्म्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। द कमेटी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द कैपिटल। कहता है सिंपल शब्दों में, सर ये हमने पढ़ तो लिया, हम कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में ये कहता है यार देखो इसने कुछ है ना एक इसने ना बता रखा है, इसने कुछ बता रखा है कि भाई आप कैसे लोन देना। सिंपल शब्दों में ये कहता है जितनी भी कंपनी के पास करंट एसेट है, जितनी भी करंट एसेट्स है उसका 75% आप उसको लोन दे दो। बात सुनिए जी सर, जितनी भी करंट एसेट है। दूसरा मान लो कहता है कि जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद कुछ पोर्शन का लोन दे दो, ये उनकी बात करता है। लेकिन इसने एक बात बोल रखी है, इसने एक बात बोल रखी है, हमने यहां भी पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। ये क्या बोला सर, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है भाई, वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब होता है आपके पास जितनी भी करंट एसेट है, जितनी भी करंट एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी अदर देन जो भी आप लोन ले रहे हो बैंक से। समझ में आया नहीं है, मान लो मैं बैंक के पास लोन लेने गया कि मेरे को 1 करोड़ का लोन दे दो, तो कहता है भाई साहब जितनी भी आपकी करंट एसेट है उसमें से माइनस कर दो आपकी सारी करंट लायबिलिटीज अदर देन द लोन जो भी हम हमसे रिकमेंड करने के लिए आए हो। ठीक है जी सर, तो ये होता है वर्किंग कैपिटल गैप। तो आगे पढ़ते हैं। कहता भाई साहब इसने 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे कि आपको लोन देना है, तो सर पीबीसी का मतलब क्या होता है, ये रहा पीबीसी, क्या नाम, परमिशेबल बैंक रेट, कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है, बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। हाँ सर कितना दे सकता है, तो चलो पढ़ते हैं। कहता है देखो वर्किंग कैपिटल गैप जो अभी निकाला है, मैंने बताया वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकलता है, उसका 75% दे देंगे हमको, 75% दे देंगे जी सर। दूसरा कहता है परमिशेबल बैंक क्रेडिट कितना होगा आपका, सर टोटल करंट एसेट्स, ठीक है, उसमें से बता रखा है कि टोटल करंट एसेट्स का 25%, उसमें से प्लस कर देंगे अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी का मतलब तो भाई साहब वही जो बैंक से आप लोन लेने आएगा उसको कंसीडर मत करो, बाकी लायबिलिटी को आप कंसीडर कर लो। कहता है फिर आगे कहता है परमिशेबल बैंक क्रेडिट कितना होगा, या तो ये इसको या इसको, मतलब इन तीनों में से आप किसी को भी कंसीडर करो और आप क्या कर दो, किसी भी कंपनी को, आप किसी बिजनेस को आप लोन दे दीजिए। कहता है भाई साहब टोटल करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस करोगे, सर सीआरए। सर ये सीआरए क्या होता है, ये कहता है कि आपको कितना टोटल फंड रिक्वायर्ड है, टोटल फंड रिक्वायर्ड है, कि आपको कितना टोटल फंड रिक्वायर्ड है, प्लस 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स
टोटल करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे सर जितना फंड रिक्वायर्ड है सर, प्लस कर देंगे कितना सर, अदर करंट लायबिलिटीज अदर देन द लोन दैट यू आर आस्किंग फॉर, दैट यू आर डिमांडिंग फॉर या रिक्वेस्टिंग फॉर, ठीक है जी सर, उसको माइनस कर देंगे। तो कहता है भाई साहब ये तीन ही चीजें दे रखी है, तो इन बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, हम लोन को सैंक्शन करने वाले हैं, लोन को सैंक्शन करने वाले हैं कि आपको कितना लोन चाहिए, ठीक है, सिंपल शब्दों में हर एक में दे रखा है, ठीक है। तो कैसे कैसे दे रखा भाई, ये आपको याद कर लेना, यहाँ से आपका 1 नंबर का एमसीक्यू बनने के चांसेस है कि कैसे कितना कितना करेंगे। पहला सर 75% ऑफ क्या नाम है वर्किंग कैपिटल गैप का दे देंगे, आगे सर टोटल करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे क्या, टोटल करंट एसेट्स का 25% प्लस 25% वो मेंटेन, इन सब आपको दिख रहा हो तो देखो टोटल करंट एसेट्स में से वो 75% ही दे रहे हैं, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, टोटल करंट एसेट्स का 75% और माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी जितना लोन डिमांड किया उसको मत देखना बाकी चीज को, ठीक है। तो ये वाली बात करता है, वो 75% की बात कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, टोटल करंट एसेट्स में से जितना आपको चाहिए उसको तो हटा दो, ठीक है। उसके बाद सर क्या करेंगे सर, क्या नाम है, टोटल करंट एसेट्स में से फिर वो माइनस कर देंगे जितना रिक्वायर्ड और प्लस कितना कर देंगे सर, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो वही बात करके बता रखा है कि भाई इतना इतना आपको लोन दिया जा सकता है, तो यहाँ से 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। आगे क्या रखा भाई साहब, पॉइंट नंबर 3 to 6 जो ऊपर वाली बिल्कुल ही सिंपल है, आप इसको एक बार कॉमनली आप रीड करने वाले हो, ठीक है, बाकी जो भी कमेंट है। आगे चलते हैं, कहता है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्किंग कैपिटल, कहता है भाई साहब प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है वर्किंग कैपिटल का, क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ वर्किंग कैपिटल, आराम से देखना, कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। कहता है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्किंग सिनेरियो ऑफ द वर्किंग कैपिटल, कहता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, जिसको सीएमए के नाम से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सीएमए मतलब देखो क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स, क्या कहता है, कहता है सीएमए रिपोर्ट इज द रिपोर्ट शोइंग द पास्ट एंड द प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कहता है सुनो, जो सीएमए रिपोर्ट होती है ना, सीएमए दैट इज क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, कहता है ये क्या शो करती है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस होगी, और जो परफॉर्मेंस होगी वो दो प्रकार की होगी, एक तो आपने पास्ट में क्या परफॉर्म किया और एक आप फ्यूचर में क्या परफॉर्म करने वाले हो। सर फ्यूचर का कैसे पता चलेगा, मैंने कहा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, दैट इज प्रोजेक्टेड रिपोर्ट से, दैट इज प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस से, जी सर, ठीक है। तो आगे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है सीएमए में क्या होता है, सर हमारी एक रिपोर्ट होती है परफॉर्मेंस की, जिसमें पास्ट से रिलेटेड भी डाटा होता है और फ्यूचर से रिलेटेड भी डाटा होता है, फ्यूचर से रिलेटेड प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट होती है, ओके सर, प्रोजेक्शंस होती है उसके अंदर हमारी। चलो आगे चलते हैं, कहता है देखो भाई साहब क्या पढ़ के आए थे हम, परफॉर्मेंस ऑफ द, इसका परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द फाइनेंशियल टर्म, क्या आपका बिजनेस का फाइनेंशियल टर्म में आपका कैसी आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, पहले आप कितना प्रॉफिट कमा रहे थे और आने वाले फ्यूचर में आप कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो। कहता है इट कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रेशियो, कहता है ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रेशियो लाइक जीपी रेशियो हो गया, ठीक है, एनपी रेशियो हो गया, उनकी बात करता है ये, एंड मैट्रिक्स टू हेल्प द फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या नाम है, एनालिस्ट, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनको हेल्प करेगा, एंड बैंकर्स टू असर्टेन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। कहता है भाई सुनो, आप जो भी रिपोर्ट दोगे ना, सीएमए रिपोर्ट दोगे, इसमें आपका पास्ट का डाटा भी होगा, फ्यूचर का डाटा भी होगा। कहता है बैंक और जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होंगे उनको पता चलेगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है और कितना हम दे सकते हैं, आप कितना एलिजिबल हो फंड लेने के लिए, आप कितना एलिजिबल हो लोन लेने के लिए, उसकी बात करता है बेटा। कहता है वेरियस बैंक एंड द एफआई, दैट इज वेरियस बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिमांड द सीएमए रिपोर्ट फॉर द लोन फ्रॉम द लोन एप्लीकेंट। कहता है भाई साहब लोन एप्लीकेंट, अरे भाई साहब बोरोवर ही तो देगा, जो बोरो करने वाला है, पैसा बोरो करने वाला वही तो देगा ना सीएमए रिपोर्ट, वो बताएगा कि मैंने पास्ट में क्या क्या कर्म कांड किए हैं, फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, जी सर, उसी के बेस पर आपको बैंक पैसा प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ द वर्किंग कैपिटल लोन। कहता है बैंक आर परमिटेड to sanction the credit proposal of the large borrowers only after detailed analysis of the past performance। कहता है भाई साहब पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, कंपनी में पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी उसी के हिसाब से आपको लोन वगैरह दिया जाएगा। दे नीड टू बी सबमिट दीज प्रपोजल टू द आरबीआई, फिर वो आरबीआई को प्रपोजल देंगे फॉर द पोस्ट सैंक्शन। कहता है भाई साहब पहले वहां से आरबीआई से अप्रूवल आएगी, फिर बैंक आपको पैसा देगा, ठीक है। दीज प्रपोजल इन्वॉल्व्स वर्किंग कैपिटल लिमिट, कहता है जो भी ये प्रपोजल आप हमें दोगे और हम अप्रूव करवाएंगे ना, वो कहता है कितना होगा, वो 50 करोड़ और अबव
कहता है ये आमतौर पर जो भी आप बोरोवर आया उसने कहा कि भाई हमें लोन चाहिए, तो कहता है जो भी आपका जो होगा ना 5 करोड़, सॉरी 50 नहीं 5 करोड़, कहता है जो भी बोरोवर आया आप हमसे 5 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा लेना है तो हमारे RBI से पहले अप्रूवल लेंगे, उसके बाद हम देने वाले हैं। और अगर आपका टर्म लोन है इन एक्सेस ऑफ रुपीज 2 करोड़ मोर, टर्म लोन क्या होता है आमतौर पर फिक्स एसेट्स की मशीन के लिए होता है। मैंने कहा मेरे को एक मशीन लेनी है और वो मशीन कितने की आएगी, मान लो क्या नाम है 5 करोड़ की मशीन आ रही, 4 करोड़ की मशीन आ रही है। तो कहता है जो भी टर्म लोन लिया जाता है ना वो ऐसे लिया जाता है कि भाई साहब आप कोई भी आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, आप कोई मशीन वगैरह लेके आ रहे हो, तो टर्म लोन आप लेके उस टर्म लोन पे हम मशीन को मतलब मशीन को परचेज करने के लिए हम बैंक से क्या लेंगे सर, पैसे लेंगे। और आमतौर पर ये इसी के पास क्या हो जाती है सर, ये इस पे ही चार्ज क्रिएट कर लेती है, इसके पास गिरवी होती है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी। ओके सर, कहता है स्टेटमेंट कवर्ड इन CMA रिपोर्ट, कहता है कौन कौन सी स्टेटमेंट कवर होंगे CMA रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो चेक करते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट कवर होने वाली है। नंबर 1 कहता है पार्टिकुलर्स ऑफ द करंट एंड द प्रपोज लिमिट, कहता है भाई साहब आपकी ऑलरेडी करंट लिमिट कितनी है, मतलब आप कितने आपने लोन ले रखा है, तो आप प्रपोज लिमिट कितनी है, ठीक है, प्रपोज लिमिट कितनी है आपका, आप बढ़ाना कितनी चाहते हो लिमिट, कहता है डिटेल ऑफ द एग्जिस्टिंग फंड एंड द नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब आपने हमसे कितनी फैसिलिटी ले रखी, बैंक से पास गए आप लोन लेने के लिए तो बताओगे आपने उनसे कितनी फैसिलिटी ले रखी है और कितना आप लेना चाहते हो, ठीक है। और सर ये नॉन फंड बेस्ड क्या होती है, लाइक आपने कोई गारंटी वगैरह ले रखी है, क्या ले रखी है, गारंटी वगैरह ले रखी है, तो ये नॉन फंड बेस्ड होती है कि मतलब ओनली गारंटी ली भाई, गारंटी में क्या जाता है, ठीक है। ओके सर, यूसेज लिमिट एंड द हिस्ट्री एंड द प्रपोजल अप्लाइड फॉर द लिमिट एटसेट्रा, ये आप बताने वाले हो। जी सर, कहता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी आप CMA रिपोर्ट में डालने वाले हो। तो सर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट क्या होती है, कहता है इट इंक्लूड्स द बोरोवर्स बिजनेस प्लान शोइंग द करंट सेल, आपका सब कुछ डिटेल दे देना भाई साहब, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट डालो सारी सारी, सेल बता दो, ईबिट बता दो, पीबीटी बता दो, टैक्स बता दो, सब कुछ बता दो हमें आप क्या कर रहे हो, ठीक है। कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट, सेल्स प्रोजेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रॉफिट पोजीशन फॉर 3 to 5 years डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेंट जो भी डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि 3 से 5 साल तक क्या, सारी सारी चीजें बता दो। कहता है दिस इज अ साइंटिफिक एनालिसिस of the existing and the projection profit generating capacity of the business borrower, कहता है इससे हमें पता चल जाए कि बोरोवर की कैपेसिटी कितनी है और बोरोवर को कितना लोन देना चाहिए। जी सर, आगे कहता है सर, आगे क्या कहता है, आगे कहता है एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट, कहता है भाई साहब हमने सारी सारी चीजें करनी, अब हम उसकी बोरोवर की बैलेंस शीट को देखेंगे कि उसमें कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, कितना उसका खुद का पैसा है, कितना उसने बोरो कर रखा है, उसके हिसाब से देने वाले हैं उसको पैसा। जी सर, आमतौर पर बैलेंस शीट तो बहुत जरूरी होती है लोन लेने के लिए। जी सर, कहता है इट इज द एनालिसिस of the balance sheet, it is the analysis of the balance sheet and give a complete picture of the financial position of the borrower for the current and the future year, कहता है कि आपकी बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि आपके पास क्या है, कितना है और कहां से है। जी सर, कहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द करंट एसेट, कहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी दो आप हमें, आपके पास अभी कितना है और पहले कितना था, ठीक है, लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन के साथ हम करंट ईयर का भी देने वाले थे, मतलब कंपैरेटिव देता है, कहता है कि 2 साल का डाटा हमें दे दीजिए। कहता है कि कहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटी, कंपैरेटिव याद है आपको, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बना देते हैं कंपैरेटिव, हाँ सर, तो यहाँ पे होता था करंट ईयर का, यहाँ होता था लास्ट ईयर का, तो हम उससे कंपेयर कर सकते थे करंट ईयर की सेल कितनी है, लास्ट ईयर की सेल कितनी है, कॉस्ट कितनी है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, वो बात कर रहा है। कहता है कि आप हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी दीजिएगा। कहता है इट प्रोवाइड्स द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द करंट एसेट्स and the current liability. It helps to decide the capacity of the borrower to meet the working capital requirement and the actual working capital cycle for the projected period. कहता है वैसा हमें पता चलेगा कि वास्तव में उसको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी मतलब कॉम्बिनेशन को देख के हम सारी चीज बता सकते हैं। मान लो करंट एसेट, मतलब सिंपल शब्दों में सर उसकी एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो हम पता लगाएंगे पिछले अर्लियर टाइम उसको वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड थी और आप उसको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जी सर, कहता है द कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस, अभी पढ़ के आए कि भाई वो कितना हमें मैक्सिमम दे सकता है, ऐसा तो है नहीं जितनी की एसेट, मान लो 1 करोड़ की हमारी करंट एसेट है, ऐसा तो है नहीं वो 1 करोड़ दे देगा या फिर 2 करोड़ दे देगा, नहीं, कहता है भाई साहब हम कुछ मार्जिन रखने के बाद आपको हम क्या देने वाले हैं, आपको लोन देने वाले हैं, वही बात करते हैं। कहता है इट शोज द मैक्सिमम परमिशिबल क्या सर, मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस, कितना हम फाइनेंस देने वाले हैं, दैट इज द मैक्सिमम मनी दैट अ बैंक कैन लेंड और बोरोवर कैपेसिटी टू बोरो द मनी, कहता है या बैंक हमें कितना पैसा दे देगा या बोरोवर कितना ले सकता है, ठीक है। आगे कहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी उनको पता चलता है कि हाउ मच द बैंक कैन लेंड टू अस और बोरोवर कैन बोरो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, कितना बोरो कर सकता है, मतलब कितना बोरो कर सकता है बोरोवर या फिर बैंक कितना लैंड कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक कंपनीज को, ठीक है। जी सर, कहता है इट इंडिकेट्स द फंड पोजीशन ऑफ द बोरोवर
विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड क्या करते हैं सर मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस की मैक्सिमम बैंक कितना पैसा दे सकता है। कहता है रेशो एनालिसिस भी एक गुड इंडिकेटर लाइक जीपी वगैरह देख लेंगे, एनपी वगैरह देख लेंगे कि आपका कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो डिसाइड कर सकते हैं जी सर। कहता है इट प्रोवाइड्स द की फाइनेंशियल रेशो फॉर द फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड द बैंकर्स, एग्जांपल जीपी रेशो हो गया, एनपी रेशो हो गया, करंट रेशो हो गया, क्विक रेशो हो गया एंड मेनी मोर अदर्स रेशोज आर देयर। ठीक है सर। आगे कहता है डॉक्यूमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएमए। कहता है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि हम सीएमए को प्रिपेयर कर सकें। चलो देखते हैं। कहता है देखो भाई उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। कहता है नंबर 1 प्रीवियस 2 ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए हमें, पिछले 2 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। लेटेस्ट सैंक्शन लेटर चाहिए, जो भी आपको लेटेस्ट आपको क्या नाम है लोन वगैरह मिला है तो उसका लेटर चाहिए हमें। ठीक है। कहता है इन केस ऑफ द रिन्यूअल प्रोविजनल फाइनेंशियल पोजिशनल फाइनेंशियल फॉर द करंट ईयर। कहता है भाई साहब करंट ईयर की पोजिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं। कहता है टर्म लोन रीपेमेंट शेड्यूल इफ एनी, कोई भी आपका टर्म लोन है उसका रीपेमेंट शेड्यूल बताइए, आपने कोई टर्म लोन लिया है तो उसको आप कैसे पे कर रहे हो। कहता है डिटेल ऑफ द प्रपोज इनहांसमेंट। कहता है डिटेल ऑफ द प्रपोज इनहांसमेंट, कोई आपने इनहांस करवाया, बढ़वाया है, इंक्रीज करवाया है तो उसका इफ एनी अलोंग विद द टर्म एंड कंडीशन। कहता है उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन है तो आप हमें बता दोगे। इन सिंपल मैनर सर हमें क्या चाहिए सर 2 साल की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। आपको कोई भी लेटर सैंक्शन किया गया है तो आप वही हमें सैंक्शन लेटर दे दो। कोई भी टर्म लोन है तो आप हमें टर्म लोन की डिटेल दे बता दो कि आपको पेमेंट करने वाले हो। ठीक है। आपने कोई भी इनहांसमेंट करवाया है लोन का तो आप हमें उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी सारी चीजें बता दीजिए इफ एनी अगर है, यहाँ पर भी इफ एनी अगर है तो। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ये क्या है प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर की आपकी करंट ईयर की एक्चुअल तो कब बनने वाली बाद में बनने वाली, प्रोविजनल बता दो हमें क्या होने वाला है लाइक प्रोजेक्टेड की तरह। ओके सर ये कहता है। ठीक है। तो ये भी रहने वाली, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है प्रोविजनल। ठीक है। तो नंबर 2 मतलब सीएमए के लिए आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन की जरूरत है सर 2 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है सर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 3 सर क्या नाम टर्म लोन है तो अगर कोई है तो उसकी शेड्यूल मतलब पेमेंट का शेड्यूल दे देंगे सर। और नंबर 4 सर कोई भी लोन वगैरह इनहांस करवाया तो उसकी टर्म एंड कंडीशन बता देंगे। तो ये 4 चीजें एमसीक्यू आ सकता है। ओके बेटा तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इजी चैप्टर था, ऐसा नहीं था हार्ड एंड टफ है। ठीक है बिल्कुल स्मूथ सा। ओके लेकिन ये ध्यान रखना बेटा हमने हालांकि अपने नोट से इसको पूरे चैप्टर को गो थ्रू किया है। आपको हम एक क्या नाम है आपको एडवाइस दी जाएगी कि आप अपनी बुक से कंप्लीट रीडिंग लेने वाले हो। ठीक है कंप्लीट रीडिंग लेने वाले हो जी सर। हमने सारे टॉपिक को टच किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इन डिटेल आपको एक बार बुक से रीडिंग लेनी चाहिए। ठीक है। तो आप एक बार कंप्लीट रीडिंग आप अपनी बुक से लेने वाले हो। हमने कंप्लीट चैप्टर कर दिया है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा है। ठीक है। और बड़ा ही मैंने कहा बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है जी हाँ सर। वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे बात की हुई है। ठीक है जी सर। तो आज हमारा ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है। इसमें 1-2 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है कि लाइक वर्किंग कैपिटल निकालो भाई, आपको पूरी वर्किंग कैपिटल की डिटेल दे देगा कि इतनी करंट एसेट है, ये चीजें हैं। ठीक है। उसमें आपको सारी चीजें देगा, करंट एसेट भी दे देगा, फिक्स एसेट भी दे देगा, करंट लायबिलिटी भी दे देगा। ठीक है। अदर लायबिलिटी भी दे देगा। तो आपको देखना पड़ेगा ये कैसे निकले सर, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकली। इस तरह से वो चीजें दे सकता है। वर्किंग कैपिटल लोन की बात आपसे पूछ लेगा कि कैसे कैसे, आपको स्टॉक का डाटा दे देगा, आपको डेटर का डाटा दे देगा, आपको एक्सपेंसेस का डाटा दे देगा आउटस्टैंडिंग का, तो इनको प्लस कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे सर जो भी हमारे क्रेडिटर हैं उनको माइनस कर देंगे और हमारा एडवांस वगैरह है उसको माइनस कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट आ जाएगी। तो इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका आ सकता है। ठीक है जी सर। ओके बेटा टाटा बाय बाय राधे राधे। आई होप आप लोगों की तैयारी बड़ी ही अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। बाय बाय टाटा। ठीक है। राधे राधे कृपा हम सब बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ जाते हैं। ओके राधे राधे बाय बाय टाटा।